गुड मॉर्निंग। आज बच्चों अपन आहार नियोजन के बारे में जिक्र करेंगे। पहला, सुख निरोगी काया। ये मात्र कहावत नहीं बल्कि एक 100% सच है। परंतु निरोग रहने के लिए उत्तम पोषण आवश्यक है। उत्तम पोषण की प्राप्ति हेतु आहार में सभी पौष्टिक तत्वों का उचित मात्रा एवं अनुपात में रहना बेहद जरूरी है। कार्बोज जहाँ ऊर्जा प्रदान करता है, वहीं प्रोटीन शरीर निर्माणात्मक कार्यों को संपन्न करता है। विटामिन एवं खनिज लवण सुरक्षात्मक एवं नियंत्रणात्मक कार्य को करते हैं। पौष्टिक तत्वों की अधिकता एवं कमी दोनों ही उत्तम स्वास्थ्य के लिए हानिप्रद है। अल्प पोषण के कारण जहां व्यक्ति बेरीबेरी, स्कर्वी, रिकेट्स, ऑस्टोमलेशिया, प्रोटीन कैलोरी कुपोषण से पीड़ित होकर स्वास्थ्य गंवा देता है, वहीं अति पोषण के कारण मोटापा, हृदय रोग, किडनी के रोग, गुर्दे के रोग आदि हो जाते हैं। इसलिए व्यक्ति का भोजन हर दशा में संतुलित एवं पौष्टिक होना चाहिए। संतुलित आहार के निर्माण के लिए आहार नियोजन करना आवश्यक है। आहार नियोजन करते समय ये ध्यान देना निहायत ही जरूरी है कि आहार में सभी पौष्टिक तत्व परिवार के सभी सदस्यों की उम्र, वजन, क्रियाशीलता व शारीरिक अवस्था के अनुरूप हों। एक व्यक्ति के लिए एक आहार जो पूर्णतः पौष्टिक एवं संतुलित होगा, वही आहार दूसरे व्यक्ति के लिए असंतुलित हो जाएगा। उदाहरण के स्वरूप एक सामान्य वयस्क महिला का आहार नियोजन गर्भवती महिला अथवा धात्री महिला के लिए असंतुलित हो जाएगा। इसलिए आहार नियोजन करते समय सभी आवश्यक पहलुओं पर ध्यान देना आवश्यक है। एक व्यक्ति के लिए आहार नियोजन करना फिर भी सहज, सुगम, आसान एवं सरल है, परंतु एक परिवार के लिए जहां सदस्यों की संख्या अधिक है, व्यक्ति की उम्र, क्रियाशीलता, लिंग, विशेष शारीरिक अवस्था आदि भिन्न भिन्न होती हैं, उनके लिए आहार नियोजन करना असंभव तो नहीं परंतु कठिन एवं दुस्साध्य अवश्य हो जाता है, क्योंकि हर एक सदस्यों की पौष्टिक मांग अलग अलग होती है। उम्र पर भी यदि परिवार की आय कम या मध्यम हो तो आहार नियोजन करना और भी अधिक कठिन हो जाता है, परंतु ये भी संभव नहीं है कि परिवार के हर एक व्यक्ति के लिए अलग अलग भोजन बनाया जाए। अतः आहार नियोजन करते समय सभी सदस्यों की रुचि, आवश्यकता, खाने की आदतें, स्वास्थ्य की स्थिति, क्रियाशीलता को ध्यान में रखते हुए आहार नियोजन किया जाना चाहिए। आहार का प्रबंधन भी करना आवश्यक है। अब प्रश्न ये उठता है कि आहार का प्रबंध क्या है। आहार प्रबंध को हम किस तरीके से परिभाषित करेंगे। तो आहार नियोजन क्या चीज़ है? उपज के साधनों को मितव्ययितापूर्ण ढंग से प्रयोग में लाते हुए पारिवारिक आहार संबंधों, लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जो भी प्रक्रियाओं या साधन अपनाए जाते हैं, उसे आहार प्रबंध कहते हैं। अब आहार नियोजन से हम क्या समझते हैं? भोजन के साथ भोज्य समूह के भोज्य पदार्थों की मात्रा को आहार में इस तरह से सम्मिलित करना जिससे कि परिवार के सभी सदस्यों को सभी पौष्टिक तत्व पर्याप्त मात्रा में मिल सके तथा वे स्वस्थ एवं निरोग रहकर अपने अपने कार्यों एवं उत्तरदायित्वों का निर्वहन पूर्ण कुशलता से कर सके, आहार नियोजन कहलाता है। आहार नियोजन करते समय गृहिणी को उपलब्ध सीमित साधनों जैसे समय, धन, शक्ति को भी ध्यान में रखकर करना चाहिए। इसके साथ ही परिवार के सभी सदस्यों की खाने की रुचि, पसंद, आवश्यकता, शारीरिक क्रियाशीलता को ध्यान में रखकर आहार का नियोजन करना चाहिए। इतना ही नहीं, गृहिणी को पाक कला का भी पूरा ज्ञान होना चाहिए कि एक ही तरह से खाद्य पदार्थ जैसे आलू, पालक, टमाटर आदि से कितने तरह के व्यंजन बनाए जा सकते हैं तथा भोजन की पौष्टिकता किस तरह से अधिक उत्तम बनी रहे। ध्यान रहे, विटामिन सी ताप के प्रभाव से नष्ट हो जाता है। काटने, धोने, हवा में खुला छोड़ देने से भी भोज्य पदार्थों में उपस्थित विटामिन सी का अधिकांश भाग नष्ट हो जाता है। अतः गृहिणी को इसका ज्ञान होना चाहिए। इसी तरह अंकुरित दालों एवं अनाजों में विटामिन सी की मात्रा बढ़ जाती है। आटा छानकर पकाने से भोजन में रफेज, जिसको हम रेशा भी कहते हैं, की मात्रा कम हो जाती है, जिससे कब्ज होने की
संभावना रहती है। आलू की सब्जी पकाने के लिए आलू के छिलके मोटे नहीं उतारने चाहिए। इससे बेहतर है कि इसे उबालकर ही छीला जाए। दालों के खमीरीकरण से विटामिन B1 एवं B2 की मात्रा बढ़ जाती है। इत्यादि बातों की पूर्ण जानकारी गृहिणी को होनी चाहिए। गृहिणी को इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि केवल पौष्टिक एवं स्वादिष्ट भोजन पकाना ही काफ़ी नहीं है, आकर्षक ढंग से परोसना भी आना चाहिए। यदि भोजन स्वादिष्ट एवं पौष्टिक है परंतु यदि उसे आकर्षक ढंग से नहीं परोसा जाए तो खाने वाले व्यक्ति की रुचि भोजन के प्रति हट जाएगी और वह भरपेट भोजन नहीं खा सकेगा। अब आहार नियोजन के कुछ सिद्धांत हैं। आहार नियोजन परिवार के हर एक सदस्यों के लिए किया जाना चाहिए ताकि उसे पूर्ण पौष्टिक एवं संतुलित भोजन की प्राप्ति हो सके, साथ ही उसे अधिकतम संतुष्टि व तृप्ति मिले। इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु आहार नियोजन करते समय कुछ सिद्धांतों को हमें ध्यान में रखना चाहिए। सबसे पहला सिद्धांत जो है वो है प्रत्येक सदस्य की दैनिक प्रस्तावित भोज्य तत्वों की आवश्यकता की पूर्ति हो, परिवार की आर्थिक स्थिति के अनुरूप हो, अधिकतम तृप्ति मूल्य प्रदान करे। भोज्य पदार्थों की मात्रा, भोज्य पदार्थों की ग्रहणता एवं स्वादिष्टता, रंग में विविधता, गंध में विविधता, रचना में विविधता, शाकाहारी एवं मांसाहारी भोजन और कुछ अवधि के लिए कोई भोज्य पदार्थ ग्रहण नहीं करना, कुछ भोजन को अभोज्य करार देना, पकाने की विधियाँ। फिर फोर्थ जो है वो है समय, शक्ति एवं ईंधन की बचत हो। भोजन के मनोवैज्ञानिक पहलुओं पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। आहार नियोजन जो है वो लचीली हो, ये नहीं कि जो हमने प्लान कर दिया है तो हार्ड एंड फास्ट मतलब जो ना ये कि नहीं आज तो यही है। अगर कोई किसी तरह की कोई मुसीबत आ जाती है या कोई चीज़ उपलब्ध नहीं होती है तो हम आहार नियोजन के अंदर चेंज कर सकते हैं। दैनिक आहार नियोजन में हल्के तथा भारी दोनों ही तरह के व्यंजन हों और मौसमी फलों एवं सब्जियों का समावेश इसके अंदर जो है वो होना चाहिए। अब सबसे पहले के बारे में अपन जो है वो जिक्र करेंगे इसके अंदर, प्रत्येक सदस्य की दैनिक प्रस्तावित भोज्य तत्वों की आवश्यकता की पूर्ति हो, यानी परिवार के सदस्य की आयु, लिंग, अवस्था एवं कार्य कुशलता पर उनकी पोषण संबंधी मांगें निर्भर करती हैं। साथ ही भोज्य तत्वों की आवश्यक मात्रा भी समय समय पर परिवर्तित होती रहती है। जैसे 1 वर्ष का बालक 2 वर्ष का हो जाता है, सामान्य स्त्री गर्भवती स्त्री बन जाती है, प्रौढ़ जो है वो वृद्ध हो जाता है, वैसे ही हरेक 15 साल की अवधि तक हरेक परिवार की संरचना की व्यापक परिवर्तन देखने को मिलता है। छोटे बालकों की शारीरिक वृद्धि अत्यधिक तीव्र गति से होती है, अतः उन्हें प्रोटीन युक्त भोज्य पदार्थों की अधिक आवश्यकता होती है, जबकि प्रौढ़ों के लिए भोजन की बहुत अधिक जरूरत नहीं होती है। वृद्धों के लिए भोजन में प्रोटीन के साथ ही सुरक्षात्मक भोज्य तत्वों की आवश्यकता बढ़ जाती है, जबकि कैलोरी युक्त भोजन की मांग कम हो जाती है। अतः आहार नियोजन करते समय गृहिणी को 7 भोज्य समूह को ध्यान में रखते हुए सभी तरह के भोजन को सम्मिलित करना चाहिए, जैसे दाल, अनाज, हरी पत्तेदार सब्जियां, अन्य सब्जियां, घी, तेल, गुड़, शक्कर, फल, दूध एवं दूध से बनी वस्तुएं, मांस, मछली, अंडा। वे परिवार जो पूर्णतः शाकाहारी है उनके आहार में दाल एवं दूध की मात्रा अधिक होनी चाहिए, परंतु निर्धन वर्ग की गृहिणियां आहार में दूध वर्ग सम्मिलित नहीं कर सकेंगी। अतः दूध के स्थान पर हरी पत्तेदार सब्जियां तथा अन्य सस्ती सब्जियां एवं फलों का समावेश आहार नियोजन करते समय करना चाहिए, ताकि परिवार के हर एक सदस्य को विटामिन ए युक्त आहार मिल सके। सस्ती दालों की मात्रा बढ़ा देनी चाहिए। अतः संक्षेप में कहा जा सकता है कि आहार नियोजन इस तरह से करें जिससे कि परिवार के सभी सदस्यों को पूर्ण पौष्टिक एवं संतुलित भोजन प्राप्त हो सके। सेकंड है परिवार की आर्थिक स्थिति के अनुरूप, यानी परिवार का जो बजट है उसके अनुरूप आहार नियोजन होना चाहिए। आहार नियोजन करते समय बजट पर भी ध्यान देना बेहद जरूरी है, क्योंकि आज के आधुनिक समय में अर्थ के बिना काम चलाना बहुत ही मुश्किल है। इसके लिए गृहिणी को ये जानकारी होनी चाहिए कि भोज्य वस्तुएं किस स्थान से, किस बाजार से, कौन सी दुकान से सही दाम में उपलब्ध
हो सकेंगी। एक परिवार की आय निश्चित एवं अनिश्चित हो सकती है। व्यापार करने वाले लोगों के लिए आमदनी अनिश्चित है, जबकि नौकरी पेशा वाले लोगों के लिए आमदनी निश्चित है, क्योंकि महीने के अंत तक उसे वेतन के रूप में रुपए मिलेंगे। अतः गृहिणी को अपनी आय पर ध्यान रखकर आहार नियोजन करना चाहिए। कई बार महीनों के आगमन से परिवार की संख्या में अचानक वृद्धि हो जाती है। मध्यम तथा उच्च आर्थिक वर्ग के लोगों के लिए आहार नियोजन करना फिर भी आसान है, परंतु निम्न आय वर्ग के लोगों के लिए, जिनकी आय सीमित भी है और अनिश्चित भी है, आहार नियोजन करना वास्तव में एक कठिन एवं मुश्किल कार्य है। अतः गृहिणी को अपने बजट पर ध्यान देना चाहिए। ऐसी परिस्थितियों में गृहिणी को ये जानना अत्यंत आवश्यक है कि किन किन भोज्य तत्वों से कौन कौन से पोषक तत्व विद्यमान हैं। उसे सस्ते भोज्य पदार्थों से भी रुचिकर एवं मनोहारी भोजन पकाने की कला एवं परोसने की कला आनी चाहिए। उसे विभिन्न भोज्य पदार्थों के गुणों के बारे में जानना भी आवश्यक है, क्योंकि यदि किसी कारणवश किसी भोज्य पदार्थ को उपलब्धता नहीं हो पाती है अथवा बहुत ही महंगा हो, तो सामान्य गुण वाले अन्य भोज्य पदार्थ को उसकी जगह प्रयोग में लाया जा सकता है। भोजन के इस प्रकार के परिवर्तन को भोजन का विनिमय कहते हैं। जैसे आलू की जगह पर अरबी का प्रयोग, पालक के स्थान पर बथुए का, मूंग दाल के स्थान पर अरहर या चना दाल। ये जरूरी नहीं है कि समृद्ध एवं वर्ग के लोग संतुलित आहार ही ग्रहण कर रहे हैं, इसलिए उनके आहार पर भी समुचित ध्यान दिया जाना चाहिए। इस बात पर गौर करना आवश्यक है कि कहीं उनके आहार में किसी भोज्य तत्वों की अधिकता या कमी तो नहीं है, अथवा अधिक मूल्य देकर निम्न स्तर के भोजन का आयोजन तो नहीं हो रहा है। अधिकतम तृप्ति मूल्य प्रदान करें। आहार नियोजन इस तरह का होना चाहिए जिससे कि परिवार के हर सदस्य को अधिकतम तृप्ति एवं संतुष्टि प्राप्त हो सके। यहाँ तृप्ति का अर्थ है अगले भोजन तक व्यक्ति को भूख की संवेदना जागृत नहीं हो तथा भोजन का स्वाद, रचना एवं सुगंध उसे लंबी अवधि तक याद रहे। अब इसके अंतर्गत भी 3-4 पॉइंट्स हैं, मतलब जिसके अंतर्गत रंग विविधता, गंध विविधता और आकार, आयोजन, ये सब चीज़ हैं। तो इसको अपन बच्चों नेक्स्ट क्लास में जो है वो डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।